An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length की वैल्यू दी है 94 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और जो पाइप का रेडियस है वो आपको दिया 5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। वेलोसिटी जो है वो एक्यूरेटली नोन है, तो उसको आपको कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है, फिक्स कांस्टेंट मान के चलना है। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी में एरर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ओपन पाइप है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो जरा समझिए, अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है और आपको रेडियस भी दी हुई है पाइप की, इसका मतलब आपको एंड करेक्शन कंसीडर करना है। तो फंडामेंटल मोड जो होता है वो इस तरह से होता है, ई एंड करेक्शन नीचे मिलेगा आपको और ई एंड करेक्शन ऊपर मिलेगा, ठीक। और ये पाइप की लेंथ है। तो जो लैम्डा बाई 2 की इक्वेशन आपकी आएगी वो आपकी आएगी L प्लस 2E। तो यहाँ से लैम्डा अगर आप निकालोगे, लैम्डा वो 2 टाइम्स L प्लस 2E आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बनेगा वो V अपॉन लैम्डा होता है, और लैम्डा है 2 टाइम्स L प्लस 2E। ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी को तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, लेंथ में एरर है और एंड करेक्शन में एरर है। एंड करेक्शन आप क्या लिखते हैं जनरली रेडियस के टर्म्स में? एंड करेक्शन जो होता है वो आपका होता है 0.6 R। तो एंड करेक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ डालेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा V अपॉन 2 टाइम्स L प्लस 1.2 R। क्लियर? ये आपको समझ में आया? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेंथ में थोड़ा सा एरर है, रेडियस में थोड़ा सा एरर है, तो फ्रीक्वेंसी में भी एरर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज एरर आपको निकालना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे, ऊपर का डायग्राम वो हम साफ कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और इसी एक्सप्रेशन से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा क्या सिचुएशन बनेगी। ये डायग्राम अब हम हटा देते हैं, उसी एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेशन अपनी आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या एक्सप्रेशन था आपका, F इज इक्वल टू V बाई 2 टाइम्स L प्लस 1.2 R, ठीक है। क्लियर है? ठीक। इसको आप दे सकते हो V बाई 2 टाइम्स L प्लस 1.2 R की पावर माइनस 1। मुझे एरर इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो F का डेरिवेटिव हो जाएगा DF, ठीक। बाद में ये जो DF है वो एरर इन F बन जाएगा। इज इक्वल टू V बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो पहले इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। तो -1, ये जो पावर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक और -1 कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आपका आया -1 टाइम्स L प्लस 1.2 R की पावर -2, ठीक। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक। अब इसके अंदर इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो L का डेरिवेटिव हो जाएगा DL, और प्लस 1.2 R का डेरिवेटिव हो जाएगा DR। DL जो है वो एरर इन L हो जाएगा, और DR जो है वो एरर इन रेडियस हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो DF अपॉन F जो आपका आएगा वो आपका आएगा माइनस टाइम्स DL प्लस 1.2 टाइम्स DR अपॉन L प्लस 1.2 टाइम्स R। ये इक्वेशन बनेगी, आप डिवाइड कर लेना अपना अलग से, और ये इक्वेशन आपको मिलेगी। और एरर्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। तो ये जो माइनस है वो हम कंज्यूम कर लेंगे। परसेंटेज एरर इन F निकालना है तो इसमें इसका मॉड लेके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो ये परसेंटेज एरर इन F आ गया, और इधर मॉड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो ये बनेगा आपका परसेंटेज एरर इन F के बराबर। तो बस आपको कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यू डालनी है। DL जो दिया है वो दिया है 0.1 प्लस 1.2 टाइम्स DR जो है वो 0.05 है, अपॉन L जो है वो 94 दी हुई है आपको, प्लस 1.2 टाइम्स जो रेडियस है वो आपको 5 दी हुई है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो ये पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है और आपको एक आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिलेगा जरा चेक कर लेता हूँ मैं। 1.2 इंटू 0.05 प्लस 0.1 इंटू 100, 0.16 के आसपास आ रहा है, डिवाइडेड बाई 97, 165 के आसपास आ रहा है, 0.16 के आसपास आ रहा है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। क्लियर?
An organ pipe of length L is open at one end, closed at another end. The wavelength of the three lowest resonating frequencies that can be produced by this pipe. Lowest frequency के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो अच्छा वेवलेंथ आपको निकालनी है, ठीक है, वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का जो डायग्राम बनता है, एक पाइप ऐसा जो कि एक एंड पे क्लोज है एक एंड पे बंद है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है। और जो पहली वेवलेंथ आती है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की, जो पहली वेवलेंथ आती है वो लैम्डा इज बाई 4 इज इक्वल टू एल, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ये मिनिमम है लेकिन वेवलेंथ मिनिमम नहीं है, वेवलेंथ ये मैक्सिमम है। या ये द वेवलेंथ ऑफ द 3 लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहें, या फिर ये कहें कि फर्स्ट 3 मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो ये मिनिमम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वेवलेंथ क्या है, ये मैक्सिमम है। अगली वेवलेंथ क्या होगी, तो अगला जो मोड होगा वाइब्रेशन का वो इस तरह से होगा। तो उसकी इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। तो अगली वेवलेंथ जो आएगी लैम्डा डैश नाम दे सकता हूं मैं इसको, तो ये आपकी 4L बाई 3 आ जाएगी। और अगली जो वेवलेंथ आएगी वो 4L बाई 5 हो जाएगी। लैम्डा डबल डैश अगर नाम लिखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4L बाई 5। तो ये 3 वेवलेंथ हो जाएंगी आपकी, एक 4L हो गई, एक 4L बाई 3 हो गई, एक 4L बाई 5 हो गई। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The second overtone of an open pipe A and a closed pipe B have the same frequencies at the given temperature. दोनों की second overtone, एक open pipe है A, तो A की जो second overtone होगी, अच्छा उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं। तो ओपन पाइप जो होता है उसमें तो 1 2 3 4 इस तरह से निकलती हैं। तो इसकी जो अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी FA है तो फर्स्ट ओवरटोन होगी 2FA और सेकंड ओवरटोन होगी 3FA। ये सेकंड ओवरटोन है ओपन पाइप की जो कि ए है, और क्लोज पाइप बी है। क्लोज पाइप की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी FB है तो फर्स्ट ओवरटोन होगी 3FB और सेकंड ओवरटोन होगी 5FB। ये दोनों आपस में बराबर है। तो बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा A/B, तो FA/FB जो आपका आएगा वो आपका आ रहा है 5/3। सो योर आंसर इज बी पार्ट। In the above question, the ratio of the first overtone of A and the first overtone of B, ठीक है। तो जरा समझिए, हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाल लिया, FA/FB निकाल लिया, कितना आया आपका 5/3, ठीक है, यही आया था शायद बी पार्ट। अब आपको फर्स्ट ओवरटोन लेनी है ए की, तो ए की फर्स्ट ओवरटोन, ए ओपन पाइप है तो उसकी फर्स्ट ओवरटोन होगी 2FA, और फर्स्ट ओवरटोन लेनी है बी की, तो बी की फर्स्ट ओवरटोन होगी 3FB क्योंकि वो क्लोज पाइप है, उसमें 1 3 5 7 इस तरह के रेशियो में मिलेंगे। इनका रेशियो ये पूछा गया आपसे, तो 2/3 टाइम्स FA/FB जो है वो 5/3 है, तो ये आपका आ जाएगा 10/9। सो योर आंसर इज सी पार्ट। An open organ pipe has a fundamental frequency of 300 Hz. The first overtone of the open organ pipe is same as the first overtone of the closed organ pipe. एक ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 है, तो ये वाला ओपन ऑर्गन पाइप है, एक ही क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 300 और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम FC कह देते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप है इसलिए FC मान ले रहे हैं, ठीक है। अब कह ये रहे हैं कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ओपन पाइप की कितनी हो जाएगी 600 Hz। ये किसके बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, एंड दैट इज 3 टाइम्स FC। क्लियर। तो FC कितना आ जाएगा, तो FC आपका आ गया 200 Hz, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो B/4L होती है। वेलोसिटी आपको दी है 330 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ आपको निकालनी है, तो यहाँ से लेंथ आपकी आ जाएगी 330/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आ जाएगा, ठीक है। 3.3/8 ये हो गया मीटर्स में, सेंटीमीटर में लिखना है तो 330/8 कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 330/8 जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 41 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है आपकी आ जाएगी वो 41 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाएगी आपको, पी पार्ट। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज v, और देन इन द सेम गैस इट्स वेलोसिटी विल बी 2v एट 2v कब डबल कब हो जाएगी वेलोसिटी, तो पहले 27 का मतलब हुआ ये 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे वेलोसिटी v है तो 2v कब हो जाएगी, तो वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ अंडर रूट में जाती है, गामा RT/m,
तो वेलोसिटी डबल करने के लिए टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा। 4 गुने का मतलब अगर 300 केल्विन है तो ये 1200 केल्विन होना चाहिए, और 1200 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 927 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन ए गैस इज क्वाइट क्लोज टू, ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है? तो न्यूटन ने तो कहा था ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, लेकिन उन्होंने जब आइसोथर्मल मान के वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करी तो वो 280 के आसपास आई थी, जबकि साउंड की वेलोसिटी 330, 335, 340 मीटर पर सेकंड होती है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। फिर लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया था, उन्होंने कहा था साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है एयर में वो इतना तेज होता है कि हीट एक्सचेंज करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता, और जब टाइम नहीं मिल पाता तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल कैसे हो सकती है? ये प्रोसेस तो एडियाबैटिक होगी, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक होती, क्लोजली मोस्ट क्लोज टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और उससे उनका आंसर जो है वो काफ़ी क्लोज आया था। साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने का जो आंसर था वो काफ़ी क्लोज आया था। तो इसीलिए साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसमें गामा आर टी बाई एम होता है, गामा पी बाई रो भी कह सकते हो आप इसको, और ये आप गामा आर टी बाई एम भी कह सकते हो। ये गामा क्या है? ये गामा है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, ठीक, क्यों? क्योंकि हमने मानी है कि प्रोसेस कैसी है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। A sound wave of frequency 500 Hz covers a distance of 1000 मीटर in 5 सेकेंड। 1000 मीटर in 5 सेकेंड दी हुई है, तो इसका मतलब आप वेव की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर पर सेकेंड। तो आप वेव की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो। वेव की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? v बाई एफ। वेलोसिटी है 200 और फ्रिक्वेंसी है 500, तो ये आपका आ जाएगा 2/5 यानी 0.4 मीटर जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी। और क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी? 1000 मीटर की डिस्टेंस और एक वेवलेंथ है 0.4 मीटर, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ जाएंगी? तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी 1000 मीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा एंड दैट इज 0.4। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, तो 2500 वेव्स जो है वो उतने रीजन में आ जाएंगे। सी पार्ट। Under similar conditions of temperature and pressure, in which of the following cases, in which of the following gases the velocity of sound will be largest? ठीक है, टेम्परेचर सेम रखा है, प्रेशर की हमें ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का वो होता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो हम किस पे फोकस करेंगे? टेम्परेचर तो सेम है, तो हम गामा पे फोकस करेंगे और मॉलिक्यूलर मास पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, ये मोनो एटोमिक गैस है, ये भी सॉरी ये डायटोमिक, ये दो डायटोमिक गैस है, ये मोनो एटोमिक गैस है, और ये लीनियर डायटोमिक लीनियर पॉली एटोमिक है। लीनियर पॉली एटोमिक जो गैस होती है वो भी डायटोमिक के बराबर होती है, यानी इन तीनों का गामा सेम होगा। कितना होगा? ए बी डी और डी का गामा निकालते हैं, तो गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+2/f, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो ये बनेगा आपका 7/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1.4। ये है डायटोमिक का। मोनो एटोमिक का कितना होता है? तो 1+2/f, एफ हो जाएगा 3, तो ये बनेगा आपका 5/3 यानी 1.67। तो जो हीलियम है उसका तो होगा 5/3 या 1.67, और बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और CO2 जो होती है पॉली एटोमिक जरूर है, ट्राई एटोमिक जरूर है, बट वो लीनियर है, और लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होती है। तो ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी इन तीनों के लिए 1.4 है, ठीक। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2, हीलियम का कितना होगा? 4, नाइट्रोजन का कितना होगा? 28, और CO2 का कितना होगा? तो CO2 का होता है 44। एक बार ऐड कर लेते हैं जरा CO2 का कितना होने वाला है, तो कार्बन 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका 32 हो जाएगा, 16 32, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा CO2 का है। तो पहले हम डायटोमिक में आपस में कंपेयर करते हैं, तो गामा तो डायटोमिक का तीनों का सेम है, मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन हमसे तो लार्जेस्ट स्पीड पूछी है, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी लार्जेस्ट स्पीड होगी, यानी ए बी और डी में हाइड्रोजन जो है वो आगे है, नाइट्रोजन की नहीं हो सकती और CO2 की नहीं हो सकती। अब हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन और हीलियम में, तो हाइड्रोजन के लिए गामा अपॉन एम जो आ रहा है हाइड्रोजन के लिए वो आ रहा है 1.4/2, और हीलियम के लिए जो आ रहा है वो आ रहा है 1.67/4। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा है, हीलियम का गामा ज़्यादा है बहुत, ठीक है, बट उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो 4 है, 4 यूनिट्स। तो हाइड्रोजन के लिए रेशियो ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम में भी सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी? हाइड्रोजन में होगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट।
ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दी है पासिंग थ्रू द एयर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आपको दिया है, एक मॉलिक्यूल का मास इज सेट इन ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिया है, स्पीड एट द सेंटर ऑफ इट्स ऑसिलेशन। जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के सेंटर में तो स्पीड मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा। अब एम्पलीट्यूड तो आपको दिया है, ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा जो होगा वो 2πf हो सकता है। तो अगर हम देखें मैक्सिमम स्पीड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे पार्टिकल के ऑसिलेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी और वो एसएचएम कर रहे होंगे सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, उनकी मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है। तो सारी वैल्यू डाल के देखते हैं कितना आने वाला है। एम्पलीट्यूड है 10⁻⁻⁶ मीटर और ओमेगा है 2πf। फ्रीक्वेंसी दी है 5.3 नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको 440 हर्ट्ज। तो ये कितना आने वाला देखते हैं जरा। 400 नहीं, ये 440। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपका आ रहा है 2763 समथिंग और इंटू 10⁻⁻ क्या चलेगा -6। तो -6 को अगर सेटल करें तो 2.77 करके लिख सकते हो आप इसको, 76 या 77 करके लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सो योर आंसर इज -3। -3 तो कहीं आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, ये -5 लिखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ -5 नहीं होना चाहिए, या -3 होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। The frequency of a man's voice is 300 Hz and its wavelength is 1 meter. If the wavelength of a child voice is 1.5 meter, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो साउंड की स्पीड तो सेम ही रहेगी, यानी f इंटू लैम्डा का प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, चाहे वो मैन के लिए हो या चाइल्ड के लिए हो। तो f1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका f2 लैम्डा 2। f1 कितना दिया, तो f1 दिया आपका 300 हर्ट्ज, लैम्डा 1 1 मीटर है, इज इक्वल टू f2 आपको निकालना और लैम्डा 2 1.5 दिया, तो 1.5 से कैंसिल करेंगे 200 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। f2 जो है वो 200 हर्ट्ज आ रहा है, जबकि होता उल्टा है। प्रैक्टिकली चाइल्ड की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी स्क्वायर एंड टेम्परेचर। वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है पहले वो समझिए। यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से ध्यान रखना है। तो हमें तो ये पता है कि अगर केल्विन में होगा तो होगा √γ/T/m। आराम से देखते जाइए। स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर जो है वो t के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बट ये टेम्परेचर है केल्विन में। इसको डिग्री सेल्सियस में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये केल्विन होता है, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, स्मॉल t लिख रहा हूँ मैं डिग्री सेल्सियस को, स्मॉल t प्लस 273। यहाँ कुछ कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट बनेगा आपका γ/m कांस्टेंट बनेगा, कुछ k मान लेता हूँ उसको कांस्टेंट। तो इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है v स्क्वायर इज इक्वल टू KT प्लस सम अनदर कांस्टेंट k डैश। उस k को 273 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट बन जाएगा। हमें इन कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो ये पक्का है कि जब t 0 होगा तो वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी कुछ है, v स्क्वायर जो है कुछ वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में है, तब भी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होगी, v स्क्वायर 0 नहीं होगा। तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, डी पार्ट से मैच करेगा। नेगेटिव साइड में बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ, लेकिन फिर भी ग्राफ जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, डी पार्ट से मैच करेगा। फिगर शोन इन द ग्राफ एट ए सर्टेन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपको 3 साउंड वेव्स का दिया है, 1 2 3, ठीक है। ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस इफ P1 P2 P3 रिप्रेजेंट देयर प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड का हमें रिलेशन बताना, और जो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट की जो वेव इक्वेशन बनेगी उसका ग्राफ दिया है। तो जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है
डेल्टा पी मैक्स कह सकते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो वो होता है बी ए के बराबर। बी जो है वो बल्क मॉडुलस है, ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और के जो है वो 2π/λ है, वेव नंबर है। ठीक, तो अब जरा आप समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एम्पलीट्यूड तो तीनों का सेम है, तीनों का अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। बल्क मॉडुलस भी सेम होगा क्योंकि एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो बल्क मॉडुलस भी सेम होगा उस मीडियम का। अब बचा वेव नंबर, और वेव नंबर होता है 2π/λ। इसका मतलब वेवलेंथ जिसकी सबसे कम होगी, प्रेशर एम्पलीट्यूड उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो इस थर्ड की है, इसकी है वेवलेंथ, ये 3। देखिए ये सबसे तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब P3 सबसे बड़ा होगा। ठीक, उसके बाद जो वेवलेंथ है वो किसकी है, वो इस वाले ग्राफ की, ये वाला जो ग्राफ है ये 2 की वेवलेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ 1 की है। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे कम। सो योर आंसर इज बी पार्ट।